लोग जो है ना वो थोड़े से मायूस हो गए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों से। वो ये समझने लग गए हैं कि शायद अब सोलर का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्त पूछते हैं इसी मंज़र में कि आप बताएँ 5 किलोवाट का सिस्टम या 6 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगेगा? एक एसी उस पे चलाएँ और बाकी पूरे घर का लोड चलाएँ। तो इस वक़्त जो रीज़नेबल प्राइस के साथ जो यूज़र है वो लगवा सकता है 3, 5 और 10 किलोवाट का। 10 किलोवाट का सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख में लिथियम के साथ लग रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मैस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि लोग जो है ना वो थोड़े से मायूस हो गए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों से और वो ये समझने लग गए हैं कि शायद अब सोलर का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। सोलर का फ़ायदा वैसे ही है जैसे पहले था। हाँ, अगर आप नेट मीटरिंग की बात करें तो नेट मीटरिंग में फ़ायदा वो नहीं रह गया। उन्होंने एक ऐसी छलांग मारी गवर्नमेंट ने कि कोई 5 गुना बड़ा सिस्टम लगा ही ना सके और ना हमें वापस कर सके। हाँ, अपने यूज़ के लिए तो वो कर ही सकते हैं आप। अब लोग कह रहे हैं कि जी जब फ़ायदा ही नहीं है तो सोलर लगवाने का, तो फिर मायूसी एक फैल गई है हमारे ये दोस्तों में जो सोलर के लिए सोच रहे थे। मायूसी बिल्कुल नहीं है, इसमें देखिए सूरज ने लाइट भी दे रहा है, बैटरियाँ भी सस्ती हैं, इन्वर्टर भी सस्ते हैं और सारा जो है ना बाकी निज़ाम भी वैसा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो एक बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा था कि हम डिस्कोज़ को जो है अपने यूनिट बेच के वापस ले लेते थे, तो वो जो है ना दोबारा हमें उस मतलब वापस उसी रेट पे ले लिया करते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो वो चीज़ अगर ऐसी होगी कि ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी फ़ायदा रहेगा। अगर 5 सर्दियों में चूँकि इस्तेमाल नहीं होता, नेट मीटरिंग आप करवा भी लें, नेट बिलिंग और डीजी कैपेसिटी और इनके मामला थोड़े लेंथी कर दिए हैं उन्होंने। तो ऐसे मामलात में आपको मसला तो रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के अलावा भी सोलर यूज़ नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें, मेरे हिसाब से अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करूँ तो आज सोलर ज़्यादा सस्ता है। उसकी रीज़न ये है कि जो लिथियम थी वो 4 लाख से स्टार्ट हुई है, साढ़े 4 लाख से स्टार्ट हुई है। इस टाइम 1,80,000 से 85,000 में लिथियम मार्केट में बिक रही है। अब जो लिथियम है 48 वोल्ट या 51 वोल्ट की, वो अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी, अब दोस्त पूछते हैं इसी मंज़र में कि आप बताएँ 5 किलोवाट का सिस्टम या 6 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगेगा? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जी, एक आप उसमें लिथियम बैटरी डाल लें और एक 6 किलोवाट का IP21 इन्वर्टर डाल लें। तो इसकी तो वो 1,80,85,000 की वो बिक रही है और 1,25,000 का जो है ना वो सोलर इन्वर्टर बिक रहा है। इसके साथ आप कोई 6 प्लेटें ऐड कर लें तो 5 लाख में सिस्टम तैयार हो जाता है आपका। और अगर 5 लाख में आपको IP21 के साथ लिथियम बैटरी के साथ एक 6 किलोवाट का एक एसी उस पे चलाएँ और बाकी पूरे घर का लोड चलाएँ, तो बेहतरीन है। इसी तरह अगर आप 3 किलोवाट को लें, तो 3 किलोवाट इससे भी सस्ता है। तो 3 किलोवाट की बैटरी भी सस्ती है। यानी तकरीबन आप समझ लें कोई 3 किलोवाट का कोई 3 लाख के करीब भी अब सिस्टम लग जाता है। तो ये नहीं है कि आप समझें कि बिल्कुल ही मतलब सोलर का फ़ायदा ख़त्म हो गया है। तो मुझे किसी मेरे मतलब है कि व्यूअर ने कहा कि जी आप कोई ऐसी वीडियो भी बनाएँ कि आम यूज़र जो है जिसका 3 किलोवाट से 6 किलोवाट का सिस्टम है, वो कितने में लगवा सकता है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रही है बेसिकली। ये 3 किलोवाट जो है वो 3 लाख से 4 लाख में आराम से सिस्टम आपका रेडी हो जाएगा और जो 6 किलोवाट का वो 5 लाख में लिथियम के साथ रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या ज़रूरत है नेट मीटरिंग कराने की। आप सर्दियों में वैसे आपकी अप डाउन नहीं होगी, यानी आप उसकी यूटिलिटी का बटन बंद रखेंगे और इसी तरह जो है 3 किलोवाट में जिसने एसी नहीं चलाना, पंखे लाइटें फ्रिज चलानी है, उसके लिए 3 किलोवाट गुड एनफ, वो भी लग सकता है। और इसी तरह 10 किलोवाट का है, 10 किलोवाट का सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख में लिथियम के साथ लग रहा है। तो जिनने 2 एसी चलाने हैं तो वो चला सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, सोलर का फ़ायदा वैसे का वैसे जैसे पहले था। हाँ, लेकिन बिजली महँगी ज़रूर हो गई है। फ़िक्स चार्जेज़ डाल दिए, डीजी कैपेसिटी डाल दी, फलाँ चीज़ डाल दी, फलाँ चीज़ डाल दी। बिजली को वो लगातार महँगा कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक धोखा है कि जी बिजली सस्ती होगी। अभी सस्ती होने का कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन अगर कोई हो जाए तो ये तो बहुत ही खुदा की तरफ से ख़ास तोहफ़ा होगा कि हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी। तो आपको भी पता है इस बात का कि कितनी इंडस्ट्री रह गई है पाकिस्तान में और क्यों बंद हुई है, सबको पता ही है। मेजर तो काज़ यही है, या गैस है या बिजली है। इन 2 चीज़ों से, जैसे मैं हमेशा अपने यूज़र को रिपीट करता हूँ दोबारा, कि एक आपके पास पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट के पास है पेट्रोल, जिस पे उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाई हुई है लेवी वगैरह की शक्ल में, एक बिजली और एक गैस। इस पे तो बाकी जो घर के टैक्स हैं वो तो साल में आपको देने ही पड़ने हैं।
बाकी इनकम टैक्स भी है, जीएसटी, वो तो खैर एक बिज़नेस के लिए वो अलग चीज़ है। लेकिन आम यूज़र जो है या तनख्वाह वाला बंदा है उस पे भी टैक्स है। तो जो कमाई की है वो 3 चीज़ें वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है हमेशा, और वो चला रही है। और बिजली के अभी चूँकि आईपीपीज़ को बहुत बेनिफिट दिया गया है तो वो आराम से मज़े कर रहे हैं। इसलिए अगर 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और 3 किलोवाट जो आम इस रेंज में लोग आते हैं, उनसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि IP66 या IP65 इन्वर्टर लगाएँ। आप IP21 भी लगा सकते हैं। अब IP21 भी 2-2 साल वारंटी के साथ आ रहे हैं। तो IP21 इन्वर्टर लगा रहे हो, एक लिथियम लगा लें। अगर लिथियम का बजट भी नहीं है तो ट्यूबलर भी लगा सकते हो। ट्यूबलर भी अभी ठीक है, पुरानी हो गई है, मतलब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोग अभी भी लेते हैं ट्यूबलर। ट्यूबलर से भी आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आपका बजट कम हो सकता है। इस तरह का कोई सिस्टम बनाएँ कि आप अपना यूज़ करें। हाँ, जो एक्सेस हो बाद में जब ये पॉलिसी वाज़ेह हो जाए तो आप नेट मीटरिंग भी करा सकते हैं। इस वक़्त जो है ना, वो जैसे मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, इस वक़्त जो रीज़नेबल प्राइस के साथ जो यूज़र है वो लगवा सकता है 3, 5 और 10 किलोवाट का। तो इसका मैंने आपको जस्ट प्राइस का एक दफ़ा आइडिया देना था। तो ये तो बात यहाँ पे ख़त्म होगी। अब हम अगली बात पे जाएँगे, जो हम हमेशा करते हैं। देखिए, ईरान के साथ जो है वो जो गेम चला रहा है ना अमेरिका, और वो ये कह रहा है कि जनाब मैं तो जो है ना वो ईरान पे हमला करूँगा। तो अगर हम नक्शा बनाएँ, आप ज़रा गौर से देखिए नक्शे में क्या आ रहा है, आप ज़रा समझें इस बात को। इसराइल से को क्रॉस करें हमारी तरफ, मैं अपनी तरफ पाकिस्तान की तरफ बात करूँगा। इसराइल अगर को क्रॉस करें तो आगे उर्दन आता है। उर्दन में किसकी गवर्नमेंट है? वो इसराइल की है। उसके बाद शाम आता है। शाम में याद रखें कि शाम में जब बशार अल असद की हुकूमत थी, तो वो मुज़ाहमत कर रहा था इसराइल के खिलाफ, उसको भी फ़ारिग कर दिया। अब वो शामी जो नए सदर आए वो तो उनके अपने बंदे हैं। अच्छा, वो शाम भी क्रॉस हो गया, इराक उन्होंने शाम के बाद फिर इराक की बारी है। इराक भी रास्ते में आता है, तो इराक को तो पहले ऑलरेडी फ़तह कर चुके हो। उसके बाद है ईरान, और ईरान के बाद है पाकिस्तान। अगर ये नक्शा गौर से कोई समझे ना, तो ये यही नक्शा बनता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें इर उसके बाद अगर पाकिस्तान आ गया, ईरान पे अगर अमेरिका हमला करता है, इसराइल को खुश करता है, और ग्रेटर इसराइल में जैसे कि हमेशा साथ देता है, ईरान में भी अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आते हैं वो, खुदा ना करे, तो फिर अगली बारी पाकिस्तान की है। तो जो आप सोचें ये नक्शा आ रहा है, पीछे उनका दोस्त बैठा है, इंडिया। हालाँकि इंडिया, मैं आपको बहुत अच्छे उसमें बता रहा हूँ कि इंडिया ने पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ। ये आप देखें कैसी बात है। तो अब अगर ये इस तरह अगर हमला हुआ ईरान पे, और उसके बाद ईरान खुदा ना करे रिजीम चेंज हो गया, या खुदा ना करे कि मतलब ईरान को उन्होंने फ़तह कर लिया, तो अगली बारी डेफ़िनेटली पाकिस्तान की है। तो इसलिए मैं आप तमाम से गुज़ारिश करूँगा कि जो गयूर मुसलमान मुज़ाहमत कर रहे हैं यहूदियों के ख़िलाफ़, वो गज़ा में है, वो शाम में है, वो लबनान में है, वो यमन में है, वो ईरान में है, या वो पाकिस्तान में है। आपने उनके हक़ में दुआ भी करनी है और उनके हक़ में बात भी करनी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा बात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।